आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत हो। सबसे पहले बात करेंगे ब्यौरा नहीं तो वेतन नहीं। लखनऊ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन सहकर्मियों की, उन राज्य कर्मियों की सैलरी रोक दी है जिन्होंने तय समय सीमा तक अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन दर्ज नहीं किया है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 68,000 से अधिक कर्मचारियों का वेतन फिलहाल अटका हुआ है। 31 जनवरी 2026 तक सभी राज्य कर्मियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना था। कुल 8,000 आपको बता दें, कुल 8,66,261 कर्मचारियों में से 68,236 ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक जब तक ये कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन दर्ज नहीं करेंगे, उनकी सैलरी जारी नहीं होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। तो लखनऊ में सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश हैं। संपत्ति का ब्यौरा दीजिए तभी वेतन मिलेगा। सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों ने नियमों का पालन क्यों नहीं किया और अब इसका असर उनके परिवारों पर किस तरह पड़ेगा। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ऑनलाइन अपनी संपत्ति का ब्यौरा दर्ज कराने का आदेश जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को जारी किया था, लेकिन अभी भी 68,000 से अधिक जो है कर्मचारी, उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन अपडेट नहीं कराया, अपलोड नहीं कराया, जिसकी वजह से अब उनका वेतन रोका जा रहा है। सख्त आदेश है उत्तर प्रदेश सरकार के। क्या कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ये निर्देशित जारी किया गया था, जो भी अधिकारी हैं, अधिकारियों के द्वारा जो है अपनी चल और अचल संपत्ति का जो है पूरा ब्यौरा जो है ऑनलाइन जो है देना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए अभी तक ये सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार सरकार जो है और प्रशासन जो है इस पर जो है वार्निंग पीरियड देती रहती है, उनके द्वारा दिया गया और उनके द्वारा साफ तौर से ये कहा गया था पिछले कुछ समय में कि अगर 31 तारीख तक जो है अगर पूरा ब्यौरा जो है अधिकारियों की तरफ से ना दिया गया तो उनकी सैलरी को रोक दिया। इसी के तहत जो है ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो कहा जा सकता है कि सरकार का ये मानना था कि इसमें जिस प्रकार से जो अधिकारी लेवल के लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उनके द्वारा ये नियम बनाया गया था। अगर सारा ब्यौरा जो है सरकार के पास रहेगा तो भ्रष्टाचार की जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो भ्रष्टाचार रुकेगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी अधिकारियों ने जो है अपनी मनमानी की, जिसमें हजारों की संख्या में जो है कह सकते हैं कि अभी तक उन्होंने ऑनलाइन अपना ब्यौरा नहीं दिया। तो इसी को लेकर के ये कार्रवाई देखने को मिली है और अब ये देखना है कि जिस प्रकार से वेतन रोका गया है और वेतन रोकने के बाद जिन अधिकारियों के द्वारा जो है और जिन अफसरों के द्वारा जो है ऑनलाइन अपनी अचल और अचल संपत्ति अब तक नहीं दी गई, अब उनकी तरफ से क्या पहल की जाती है। सरकार का ये मानना है कि प्रशासन का भी एक कि जब इधर से अब ये कार्रवाई हुई है तो वो मान के चल रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है IAS, IPS और बाकी अन्य अधिकारी लेवल के लोग जो है जल्द से जल्द ऑनलाइन अपनी अचल और अचल संपत्तियों को, अपनी प्रॉपर्टीज को जो है ऑनलाइन जो है दाखिल कराएंगे। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं करने वाले कर्मियों का वेतन रोका गया है और जब तक संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं करते ये कर्मी तब तक उनका वेतन तब तक रोका जाएगा और इसका असर कहीं ना कहीं साफ तौर पर ऐसे लोगों के परिवार, ऐसे कर्मियों के परिवार पर निश्चित रूप से पड़ने वाला है। तो 31 जनवरी 2026 तक 8,66,261 लोगों ने ही पंजीकरण कराया, अपना डाटा जो है अपलोड कराया है। और अब हम बात करेंगे SBI से CA का लॉकर गायब। फरीदाबाद में SBI बैंक से CA के लॉकर को गायब कर दिया गया। CA के लॉकर में करीब 2 करोड़ रुपए का सोना और लाखों रुपए की चांदी के अलावा काफी सामान रखा हुआ था। मामले की शिकायत कर दी गई है और बैंक हेडक्वार्टर के उच्च अधिकारियों को भी मामले की शिकायत कर दी गई है। पीड़ित का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से उनके साथ इतना बड़ा मामला हुआ है। आपको बता दें, दिखाई दे रहा है कि हादसा फरीदाबाद सेक्टर 15 की मार्केट का कि SBI बैंक का है, जहां 2 दिन पहले ये अनोखी वारदात सामने आई है। 12 साल पुराने लॉकर को खोलने के लिए जब CA की पत्नी पहुंची तो उसे मालूम चला कि उनका लॉकर ही अब बैंक में नहीं रहा।
जबकि 1 साल पहले लॉकर की सालाना फीस उनकी पासबुक से कटती रही। आपको बता दें कि पत्नी ने अपने पति को जब इस घटना की जानकारी दी तो सीए डीसी गर्ग और उनके परिवार के लोग बैंक पहुंच गए। बैंक अधिकारियों से उपभोक्ता डीसी गर्ग ने पता किया तो बैंक अधिकारियों ने कहा कि आपका लॉकर यहां नहीं है। पीड़ित डीसी की माने तो उनके पास उनके लॉकर की ओरिजिनल चाबी है, लेकिन जब उनकी पत्नी बैंक में गई तो अधिकारियों ने यह कह दिया कि इस नंबर का लॉकर उन्होंने किसी और को अलॉट कर दिया है। गर्ग की माने तो 2014 में उन्होंने एसबीआई के सेक्टर 15 ब्रांच में ये लॉकर लिया था और सालाना उनके खाते से लॉकर की फीस भी 2360 रुपए कटती रही है। उनकी माने तो आपको बता दें लॉकर की जो चाबी उनके पास है, बैंक ने इस नंबर की चाबी उस व्यक्ति को दे दी जो अब हाल फिलहाल में लॉकर का मालिक है। गर्ग की माने तो बैंक वाले कहते हैं कि आपने शायद अपना लॉकर सरेंडर कर दिया होगा, लेकिन अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया होता तो उसकी एक कागजी कार्रवाई भी होती है और बैंक डीसी गर्ग से चाबी भी ले लेता। डीसी गर्ग की माने तो बैंक अधिकारियों की मिली भगत से उनका लॉकर तोड़कर इस नंबर का लॉकर किसी और विकास चौहान नाम के व्यक्ति को अलॉट किया गया। पूरे मामला यह है जी, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। 2014 से यहाँ पे लॉकर है मेरा, जुलाई 2014 में खुला था। उसका सेविंग बैंक अकाउंट भी है, उसमें पैसे भी हैं और रेगुलरली मैं उसको ऑपरेट भी करता रहता हूँ। कभी कुछ सामान जमा कराना होता है, कभी कुछ निकालना होता है। अब सबसे बड़ी बात ये रही कि परसों शुक्रवार को जब मेरी वाइफ मोनिका गर्ग आई यहाँ पे, वो भी जॉइंट होल्डर हैं, 1 बजे करीब आई, अपना लॉकर में से कुछ सामान निकालना था तो बैंक वालों ने, स्टाफ ने कहा कि जी आपका तो लॉकर है नहीं, यहाँ पे है ही नहीं। तो जब उन्होंने ओरिजिनल चाबी दिखाई, तो ओरिजिनल चाबी तो मेरे पास है, मैं आपको वैसे भी कैमरे पर भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ओरिजिनल चाबी है। गर्ग साहब ने वैसे तो आपको सारा एक्सप्लेन किया है, पर मैं कुछ संभावनाएं मैंने कोशिश की है कि सोचूं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो जो बैंक मैनेजर हैं पवन रावत जी, कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई स्टाफ मेंबर कोई जानकारी देने की कोशिश भी कर रहा है तो वो उसे रोक देते हैं बार बार। तो हमें किसी तरह का कोई कागजात नहीं दिखाया जा रहा, कोई जानकारी नहीं दी जा रही। 3-4 संभावनाएं बनती हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि आपका लॉकर हमने तोड़ दिया, तो लॉकर तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए बड़ा प्रोसीजर लंबा है जो सारा की सारा फॉलो करना पड़ता है। नोटिस देने पड़ते हैं, लगातार कई बार देने पड़ते हैं। आपको आदमी को बुला के लाना पड़ता है, पहले कारण बताना पड़ेगा कि लॉकर किस लिए तोड़ा गया, कोई कारण। 2 करोड़ का सोना, लाखों की चांदी मौजूद थी और इस लॉकर को फिलहाल अब वो लॉकर बैंक से गायब है। ये बड़ा सवाल है। और अब हम बात करेंगे कानपुर में आपात सेवा अपग्रेड। कानपुर शहर में आपातकालीन सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस मुख्यालय से कमिश्नरेट कानपुर को 112 आपात सेवा के लिए 20 नई बाइक मिली है। इसके साथ ही 112 के पास उपलब्ध वाहनों की संख्या 46 से बढ़कर अब 66 हो गई, जिससे किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की पहुंच अब और तेज होगी। नई बाइकों के शामिल होने से ट्रैफिक जाम, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संकरी गलियों में भी 112 की टीमें चंद मिनटों में मौके पर पहुंचकर आमजन को तुरंत सहायता पहुंचा सकेंगी। इससे आपराधिक घटनाएं, दुर्घटनाएं और अन्य आपात घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण संभव हो सकेगा। सभी नई गाड़ियों को पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 112 सेवा को मजबूत करना पुलिस की प्राथमिकता है, ताकि हर संकट की घड़ी में नागरिकों को समय पर मदद मिल सके और कानून व्यवस्था और बेहतर हो सके। तो कानपुर में 112 आपात सेवा को मजबूती मिली है। 20 नई बाइक इस बेड़े में शामिल हुई हैं। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने इन बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो डायल 112 के बेड़े में 20 नई बाइकें शामिल हुई हैं और इन बाइकों के आने से कहीं ना कहीं पुलिस गश्त को मजबूती मिलेगी, कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं मजबूती होगी और त्वरित जो सहयोग है, त्वरित जो कार्रवाई है वो पुलिस कर पाएगी और लोगों तक त्वरित मदद भी पहुंचा पाएगी।
ये जो यूपी 112 आपात सेवाओं के अंतर्गत जो हमारे यहाँ पे त्वरित सेवाएं देने के लिए पुलिस की तरफ से दुपहिया और चार पहिया वाहन जो है वो यहाँ पे सक्रिय हैं। अभी हमारे पास 46 दुपहिया वाहन थे, इसमें 20 और हमको प्राप्त हुए मुख्यालय स्तर पे। अब इनकी संख्या 66 हो गई है। ये वाहन त्वरित गति से किसी भी दुरूह जगह पे पहुंच सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं, तेज़ी से पहुंच सकते हैं। इससे जो आम जनमानस की जो शिकायत होती है उसको तुरंत अटेंड करने में सहायता मिलेगी। और जो 112 का जो मोटो है कि आपको त्वरित पुलिस आपके द्वार है, वो इससे पूरी तरह से सहायक होंगे उसको सिद्ध करने में। और अब हम बात करेंगे परीक्षा का समय बढ़ा। यूपी बोर्ड ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख बढ़ा दी गई है। अब ये परीक्षाएं 4 फरवरी 2026 तक आयोजित होंगी। यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख बढ़ा दी है। पहले ये परीक्षाएं 1 फरवरी तक पूरी होनी थी, लेकिन अब नई तारीख 4 फरवरी 2026 तय की गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कुछ विद्यालयों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं शेष रह गई हैं। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने ये बड़ा निर्णय लिया है। अब सभी परीक्षा केंद्रों को 4 फरवरी तक परीक्षा पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी बोर्ड का ये कदम उन छात्रों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी परीक्षाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी। अब सभी केंद्रों को 4 फरवरी तक प्रैक्टिकल एग्जाम कराने होंगे। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किया है आदेश। 1 फरवरी से डेट बढ़ाकर अब 4 फरवरी की गई है। यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीख बढ़ाई गई है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं की जो तारीख है वो बढ़ाई है, जिससे कई विद्यालयों में जो खबरें सामने आ रही थी, कई विद्यालय इस प्रैक्टिकल परीक्षा से छूट गए थे, तो इसलिए ये डेट बढ़ाई गई है ताकि विद्यार्थियों का नुकसान न हो। अब 1 तारीख से 4 तारीख बढ़ाई गई है। क्या कुछ अहम जानकारी? तो हमारे संवाददाता मनीष तिवारी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। छात्रों के हित में यूपी बोर्ड का यह बड़ा फैसला सामने आया है। लखनऊ से यह खबर आपको दिखा रहे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किया है आदेश। तारीखें बढ़ाई हैं। यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीख 1 फरवरी से बढ़ाकर अब 4 फरवरी कर दिया गया है और उन छात्रों को निश्चित रूप से इससे राहत मिलेगी जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं छूट रही थी या जिन विद्यालयों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं अभी तक संपन्न नहीं हो पाई थी। यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीख बढ़ाई गई है। अब 4 फरवरी तक होगी इंटरमीडिएट परीक्षाएं। अब मनीष तिवारी हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, 1 फरवरी से 4 फरवरी डेट बढ़ाई गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ये डेट बढ़ाई है जिससे छात्रों का अहित न हो, नुकसान न हो। जो छात्र अभी तक इससे छूट गए हैं प्रैक्टिकल परीक्षा से, वो अपनी बढ़ी हुई तारीखों में अपनी परीक्षा दे सकें। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए 12th क्लास की प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं 1 फरवरी तक होनी थी, उन परीक्षाओं की तारीख जो है अब 4 फरवरी तक जो है बढ़ा दी गई। जिस प्रकार से जो शिक्षा विभाग को जो जानकारी मिली थी, काफी उत्तर प्रदेश के ऐसे स्कूल हैं जहां पर अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हो सके थे। इसी के तहत जो है उनके द्वारा ये कदम उठाया गया जिससे कि बच्चों के साथ किसी प्रकार का कोई अहित ना हो। तो अब जो बच्चे जो 1 तारीख तक अपनी प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं दे सके थे, अब वो जो है 4 तारीख तक जो है अपनी प्रैक्टिकल की 12वीं की परीक्षा प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकेंगे। तो ये एक बच्चों के लिए बहुत बड़ा राहत की बात है और एक राहत बड़ा कदम उठाया गया है। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब 4 फरवरी तक होगी इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा। 1 फरवरी से डेट बढ़ाकर 4 फरवरी किया गया है। छात्रों के हित में यूपी बोर्ड का ये बड़ा फैसला सामने आया है। यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीख यूपी बोर्ड ने बढ़ाई है। छात्रों के हित में यह फैसला लिया गया है। अब तारीख 1 फरवरी से बढ़ाकर 4 फरवरी की गई है। अब इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल की परीक्षाएं जो विद्यार्थी छूट गए थे 1 फरवरी तक समय सीमा के बाद, अब वो 4 फरवरी तक वो प्रैक्टिकल उन विद्यालयों में कराए जा सकते हैं। छात्रों के हित में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद
ने यह बड़ा फैसला लिया है, ये आदेश जारी किया है। और अब हम बात करेंगे स्कूल में ब्रेन वॉश। सरकारी स्कूल में बच्चों के ब्रेन वॉश कर नमाज पढ़ाने का अजीबो गरीब और सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्राथमिक स्तर पर हुई जांच में आरोप सही पाए जाने पर प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद को बीएसए ने तत्काल निलंबित कर दिया है। निलंबन के साथ ही निलंबित प्रधानाध्यापक को मांट के नगला हुमायूं विद्यालय में संबद्ध किया गया है। बीएसए ने संपूर्ण जांच करने के लिए छाता व मांट बीओ की 2 सदस्यीय जांच समिति भी गठित की है। भाजपा के मंडला अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान ने मामले की शिकायत की। जांच में सामने आया कि जान मोहम्मद ब्रेन वॉश कर बच्चों को पढ़वाता था नमाज, हिंदू देवी देवताओं के अपमान के साथ साथ हिंदू धर्म के बारे में बुराई भी करता था। प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद राष्ट्रगान न कराने पर भी जान मोहम्मद पर आरोप लगाया गया था। थाना नौहो झील के प्राथमिक विद्यालय का यह मामला बताया जा रहा है। मुझे 30 तारीख को बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान जी के द्वारा शिकायत की गई कि जो जान मोहम्मद प्रधानाध्यापक है नौझील के, वो कहीं ना कहीं इस्लामीकरण का प्रयास कर रहे हैं और स्कूल के बच्चों को नमाज पढ़ाने पर मजबूर करते हैं। इस टाइप की शिकायतें मुझे मिली गई, तो मैंने तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए उनको निलंबित किया। लेकिन ये जो निर्णय है वो अंतरिम निर्णय है। अंतिम निर्णय जो जांच समिति की रिपोर्ट आएगी उसके अधीन रहे। सरकारी स्कूल में ब्रेन वॉश का ये मामला सामने आया है। ब्रेन वॉश कर नमाज पढ़ाए जाने का आरोपी प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद को निलंबित किया गया है। निलंबन के बाद नगला हुमायूं विद्यालय में अटैच किया गया है। बीएसए ने 2 स्तरीय जांच समिति गठित की है। 2 सदस्यीय जांच समिति गठित कर इस पूरे मामले में जांच की संस्तुति की गई है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रॉड व्हीलर का जानलेवा हमला। व्हीलर का जानलेवा हमला हमीरपुर से यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के विंध्यवासिनी रोड पर एक खतरनाक रोड व्हीलर डॉग ने मासूम बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। बच्चे के हाथ और सीने पर गहरे जख्म आए हैं। खेलते समय अचानक रोड व्हीलर ने बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में सामने आया है कि डॉग को बिना किसी अनुमति के पाला गया था। बच्चे के पिता ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हमीरपुर में इस घटना ने लोगों में दहशत फैला दी है। सवाल उठ रहा है कि बिना परमिशन खतरनाक डॉग पालने वालों पर सख्त कार्रवाई कब होगी। तो हाथ और सीने पर गहरे जख्म आए हैं। मासूम के घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, रॉट व्हीलर डॉग ने जानलेवा हमला किया। हालांकि बच्चे की जान फिलहाल बच सकी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल बड़े हैं कि आखिर इस खतरनाक प्रजाति के ऐसे कुत्ते बिना पंजीकरण, बिना जानकारी के कैसे पाले जा रहे हैं। बिना परमिशन कैसे पाला गया था ये खतरनाक डॉग। खेलते समय अचानक बच्चे पर इस रॉट व्हीलर डॉग ने हमला किया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हाथ और सीने पर गहरे जख्म आए हैं उस बच्चे के। घायल बच्चे को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया गया है। हमीरपुर में रॉट व्हीलर डॉग का ये हमला सामने आया है। तो रॉट व्हीलर डॉग ने मासूम बच्चे पर हमला किया। ये बच्चे खेल रहे थे वहीं, अब हम तो जिम फैक्ट्री में करते हैं, ये बच्चे खेल रहे थे वहीं, खेलते समूह काट लिया है। कहाँ चोटें हैं, कैसे? इसके हाथ छाती पे हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। किस जगह पर ये कुत्ते ने काटा, किस जगह घटना हुई है? ये नाला के उस पार हुई, डॉक्टर इमामुद्दीन के पीछे। ये किनका कुत्ता था? नहीं, डॉगी ने काटा। डॉगी ने? किस डॉगी ने? सागर की। किसका डॉगी था? कहाँ गए थे जब ये हादसा हुआ, क्या कर रहे थे? आदित्य के घर में खेल रहा था छत में। तो किस जगह, छत पे आ गया था? छत में आ गया था, कूद के मैं घर आ रहा था, तब जीने में एक जीना पे उतरा हूँ, उतने में लिपट पड़ा।
किसी ने बचाया नहीं तुम्हें? कौन कोई लोग आए? कोई नहीं बताया। अकेले थे जब तुम्हारे साथ हादसा हुआ? हाँ, लोग दोस्त थे पर हल्का दूर थे। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, रॉटविलर डॉग ने एक बच्चे पर हमला किया, जानलेवा हमला किया और बिना परमिशन ये रॉटविलर डॉग पाला जा रहा था। फिलहाल बच्चे की हालत कैसी है और बिना परमिशन से कैसे पाले जा रहे थे ये, इस तरीके के डॉग कैसे पाले जा रहे हैं हमीरपुर में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला ही है ये हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर कस्बे का है, जहां से एक डॉग बाइट का दर्दनाक मामला सामने आया है, जिस पर एक जो बच्चा था वो घर के बाहर जिस वक्त खेल रहा था उसी वक्त ये रॉटविलर नाम का कुत्ता है जिसका मालिक इसको घुमाने के लिए बाहर लेके आया वो तो अचानक ही जो कुत्ता है वो खूंखार हो जाता है और बच्चे के ऊपर हमला कर देता है, जिस दौरान जो रॉटविलर कुत्ता है ये बच्चे के हाथों में और सीने में गंभीर घाव कर देता है, जिससे जो नाबालिग मासूम बच्चा था वो लहूलुहान हो जाता है। वहीं जब इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं, जो बच्चे का पिता है वो थाने पहुंचता है, तहरीर देता है, पुलिस मामले की जांच करती है, तो जांच में सामने निकल के आता है कि जो एक खूंखार कुत्ता था रॉटविलर, इसके मालिक ने इसकी परमिशन भी नहीं ली है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले इसी नस्ल के कई कुत्तों को लेकर इंडिया में बैन भी लगाया गया था। इन कुत्तों को पालने से पहले जानकारी देनी होती है, अगर पाल रहे उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन कहीं भी इस तरह की जो कागजी कार्रवाई है वो देखने को नहीं मिली। इसका मतलब साफ तौर से समझा जा सकता है कि एक सुमेरपुर जो नगर पंचायत है उसकी भी एक बड़ी लापरवाही है कि किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया और ये हादसा हो गया। जी हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो हाथ और सीने पर गहरे जख्म है बच्चे के और फिलहाल बच्चे का प्राथमिक उपचार किया गया है। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसका उपचार किया गया है, लेकिन सवाल बड़े हैं कि आखिर बिना परमिशन के इस खतरनाक प्रजाति के कुत्ते क्यों पाले जा रहे हैं। हमीरपुर में रॉटविलर डॉग ने बच्चे पर हमला किया, मासूम बच्चे पर जानलेवा हमला कर गंभीर चोटें आई हैं। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सवाल बड़े हैं कि बिना परमिशन कैसे पाला जा रहा था ये खतरनाक डॉग रॉटविलर। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।